everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is principles of organizing. देखो हमने ना ऑर्गेनाइजिंग वाली सीरीज स्टार्ट की हुई थी. मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या हैं, फिर उसके टाइप्स किए थे हमने, फॉर्मल, इनफॉर्मल, राइट. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, फीचर्स, बेनिफिट्स, डीमेरिट्स, ये सब हमने डिस्कस किया था. सिमिलरली इनफॉर्मल को भी हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होते हैं. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से रूल्स को, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सो दैट आपके कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव हो पाए. ठीक है, एज वेल एज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट की जा सके. क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देखो क्या कहते हैं, इन एवरी एंटरप्राइज द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ऑर्डर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सर्टेन बेसिक एंड यूनिवर्सली अडॉप्टेड प्रिंसिपल्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड. क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है ना, वो डिपेंड करता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफिशिएंट है. और आप अगर चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या यूनिवर्सली अडॉप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. टोटल आपके पास 17 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. देखो क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव में, क्या बोल रहे हैं, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द सक्सेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब बोलोगे कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो जाएंगे, है ना. तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप क्लियरली डिफाइन करो, सो दैट हर एक एक्टिविटी को स्मूथली कंडक्ट किया जा सके. ठीक है, चलो क्या कहते हैं, देखो, सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड सो दैट every part of the organization starts moving towards its attainment. The principle of unity of objective means that even if the various offices of the organization have different aims, they are somehow or the other linked with the main objective of the organization. देखो आपके जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, हालांकि उनका सबका अपना अपना एक गोल होता है, बट उन सभी का जो एक अल्टीमेट गोल क्या होता है कि कंपनी के गोल को अचीव करना. ठीक है, चलिए सेकंड क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कहते हैं कि कंपनी में किसी भी काम को इस तरह से आप डिवाइड कीजिए अमंग योर इंडिविजुअल्स कि एक पर्सन बार बार उसको काम करते करते क्या हो जाए, वो स्पेशलाइज्ड हो जाए. प्लस जब आप उस वर्क को डिवाइड करेंगे अमंग योर इंडिविजुअल्स या अमंग योर एम्प्लॉयज, तो आप उनकी नॉलेज के बेसिस पे करेंगे, उनका टेस्ट क्या है ये चेक करते हुए. सेकंड थिंग, आप उनके एक्सपीरियंस को चेक करेंगे. सपोज आप किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड वर्क प्रोवाइड करवा रहे हो, बट वो बिल्कुल फ्रेशर है, उसे पता ही नहीं कि रिस्क वाली सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, या फिर उसे नॉलेज ही नहीं है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप वर्क को डिवाइड करेंगे, यू हैव टू डिवाइड द वर्क एज पर देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एज वेल एज टेस्ट. ठीक है, देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन सच अ मैनर एज टू डिवाइड वर्क अमंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड टेस्ट. Such a division of work makes every person a specialist in his field. तो जब आप ऐसे डिवाइड करेंगे ना, अब देखो सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर काम को करने की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अब मैं वही चीज़ बार बार करूंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या बन जाऊंगी, एक्सपर्ट बन जाऊंगी, स्पेशलिस्ट बन जाऊंगी. ठीक है, और जब आपके एम्प्लॉयज ऐसे ही करते करते स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, देन दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिक्रीज इन कॉस्ट. क्लियर है? चलिए अब देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन का काम है वो उसी पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं बार बार. देखो जैसे एक ग्रुप ये बना के दिया हुआ है आपको, ये ग्रुप है आपका, ये अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने इस पर्टिकुलर जो सर्कल दिया इसको मूव करना है, ये आपके थर्ड कैटेगरी डिवाइड है, और ये इन्होंने क्या करना है, ऐसे रन कर रहे हैं.
तो ये 4 अलग अलग आपको इमेजेस बता रखी हैं, ठीक है। तो अपना जैसे जो भी जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, नॉलेज है आपको वो चीज़ काम असाइन की जाएगी, और जब आप बार बार एक ही चीज़ को परफॉर्म करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, और कंपनी को क्या फायदा होने वाला है उससे, उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। सेकेंड थिंग, उनकी कॉस्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन का क्या यहाँ पर मतलब है, देखो एक कंपनी है, अब एक कंपनी को एक डिपार्टमेंट तो नहीं होता है ना, अब एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे और वो सभी डिपार्टमेंट्स अपने आप में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अब प्रोडक्शन वाला तो तब प्रोडक्शन करेगा ना जब परचेज डिपार्टमेंट उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। सिमिलरली अब अगर हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट, अब सेल्स डिपार्टमेंट का काम तो अच्छे से तब हो पाएगा कि अगर प्रोडक्शन वाले ने अच्छे से प्रोडक्शन करके दी है ना। अब सेल्स भी तब होगी जब प्रमोशन वाले मतलब मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग अच्छी की होगी। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये अच्छे से वर्क तभी कर पाएंगे जब इन सभी डिपार्टमेंट्स में अपने आप के अंदर क्या होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में कोऑपरेशन के साथ वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर इनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखो क्या कहते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ऑल द डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। इफ देयर इज हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ वन डिपार्टमेंट, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज रेंडर्ड यूजलेस। अगर आपकी कंपनी का कोई भी एक जो मतलब एक डिपार्टमेंट की अगर फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती है किसी भी रीजन से, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है वो यूजलेस बन जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया, देखो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल केयरलेस ऑन द पार्ट ऑफ अ परचेज डिपार्टमेंट इन परचेजिंग रॉ मटेरियल विल स्टॉप द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल अच्छे से परचेज नहीं करके दिया है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सफर करना पड़ेगा, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द सेल्स डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू सप्लाई मटेरियल टू द परचेजर्स। तो अब सेल्स भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन अ सक्सेस देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल इट्स पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो, अच्छे से रन करे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या कहते हैं, एक चीज देखते हैं। अब ऐसा मान के चलो कि एक डिपार्टमेंट ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, ये सारे आपके अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट्स के सब ऐसा मान लेते हैं, सपोज ये आपका परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका एक सेकेंड, सपोज ऐसा मान लो ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग है ये आपका, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग के बाद सपोज एक है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने गोल्स है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं इस वाले डिपार्टमेंट की, तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा के देना सो दैट ये आपका डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर पाए। अब प्रोडक्शन वाले का काम क्या है कि सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छे से प्रोडक्शन करके प्रोवाइड करना ताकि वो सेल्स कर पाए। अब सेल्स वाला तो सेल तब कर पाएगा जब मार्केटिंग वाला अच्छे से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, एडवर्टीजमेंट्स करेगा, ठीक है। अब ये सारे काम तब पॉसिबल है, प्रोडक्शन भी तभी पॉसिबल है जब पर्सोनल वाले ने लोगों को हायर करा होगा, और ये सब सारी एक्टिविटीज जितनी भी ये डिस्कस करी तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंस इजीली अवेलेबल होगा। तो इन सभी के देखो अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं, है ना, बट एक कॉमन गोल क्या है कि कंपनी की सेल्स को हमने इंक्रीज करना है। तो अल्टीमेट गोल तो सभी का क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। हालांकि देखने में सब अलग अलग लग रहे हैं आपको डिपार्टमेंट्स, बट सबका एम क्या है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना, और ये तभी पॉसिबल है जब इन सबके बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है कि
एक ये ऐसा प्रिंसिपल जिसमें ये बोला गया कि अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, कि किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की, तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको उसे इक्वल अमाउंट की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि आप जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट को ये एक टारगेट सेट करते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हो कि आपने इस वीक में, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की सेल्स करनी है, बट आप उसे पावर नहीं दे रहे हो, आप उसे अथॉरिटी नहीं दे रहे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो हायर कर पाए, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो ये पॉसिबल नहीं होगा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो इसीलिए बोला गया है कि पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करते हैं देन यू हैव टू गिव द अथॉरिटी टू। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वट एवर responsibility is given to an individual, he should be given an equal amount of authority to discharge his responsibility. सेम चीज देखो आपको दे रखी है एग्जाम्पल में। सपोज ये क्या है हमारा मैनेजर, सपोज क्या है, हम मान के चल रही है हमारा मैनेजर है, दिस वन इज योर सबऑर्डिनेट। अब मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबऑर्डिनेट को, ठीक है, अब सेम टाइम पे वो अथॉरिटी भी देगा, तभी सबऑर्डिनेट के लिए पॉसिबल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाना। बट जब ये मैनेजर सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, तो जो भी रिजल्ट्स होंगे ना उसके लिए सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल है मैनेजर को। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है उस चीज के लिए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में यही बोला गया है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो आपको अथॉरिटी भी होनी चाहिए उस काम को करने की। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या कहते हैं, अ सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट फॉर वर्क परफॉर्मेंस, बट बाय डूइंग सो ही कैन नॉट इवेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या था, मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, अथॉरिटी भी दे दी, वो काम भी करेगा, सबऑर्डिनेट आंसरेबल भी है, ओके, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजर। ठीक है ना, अब मैनेजर कभी ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो जी सबऑर्डिनेट को दी थी अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसरेबल है, मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ वो काम उनसे करवा रहा है, बट अल्टीमेट जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अभी भी आपके ऊपर ही है ना, बीइंग अ मैनेजर। तो यही बोला गया है, सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स फॉर वर्क परफॉर्मेंस, बट by doing so he cannot evade his responsibility. The final responsibility will lie on him, yet the subordinate always remain answerable to his superior. हालांकि सबऑर्डिनेट आंसरेबल होगा अपने सुपीरियर को, बट सुपीरियर भी रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। क्लियर है? चलो अब 6th प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर्स शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अलोन। मेनली क्या बोला गया कि जो भी आपकी मेन मतलब डिसीजन मेकिंग जहाँ पे करनी होती है, जो आपके मेन डिसीजंस होते हैं ना, उसकी अथॉरिटी को सिर्फ सुपीरियर अपने पास रखता है, बट जो छोटे छोटे डेली एक्टिविटीज हैं, जो डेली टास्क होते हैं, उनमें डिसीजन लेने की जो पावर है, वो अथॉरिटी है, वो सुपीरियर डेलीगेट कर देता है टू हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, इससे होता क्या है, सुपीरियर अपना टाइम बचा लेता है और वो उस पर्टिकुलर टाइम को किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में क्या क्या गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर्स शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज अलोन एंड द रिमेनिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग डेली एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स and the power to take decisions should be delegated to the subordinates, and by doing so the superiors will save much of their time from being wasted, and the time saved can be usefully employed in creative activities. Clear? चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा।
ठीक है, तो वो होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये बताया गया है कि जो भी स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, मतलब उसमें 5 से 6 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मतलब एक सुपीरियर के अंडर 5 या 6 सबॉर्डिनेट्स ही होने चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा रखेंगे तो वो उन्हें अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, अगर आप इससे कम रखेंगे तो भी आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, span of control means the number of subordinates over which a superior can exercise a successful control. The number of subordinates under a superior depends on the nature of the work. Generally, a superior can have successful control over 5 or 6 subordinates. माना जाता, वैसे तो देखो ये चीज डिपेंड करती है काम कैसे है, काम की नेचर क्या है ना, बट जनरली अगर हम बात करें तो एक सक्सेसफुल कंट्रोल वही है जब सुपीरियर के अंडर 5 या 6 सबॉर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, therefore there should not be a superior in the organization having more subordinates or even less than that. In both the circumstances, the work performance will be affected. अब देखो, ये आपको दो तरह के देखो आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, या तो आपका नैरो होगा, ठीक है, या फिर आपका, एक सेकेंड, या तो आपका नैरो होगा या फिर आपका वाइड स्पैन होगा। अब वाइड स्पैन को आप फ्लैट भी बोलते हैं और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप फ्लैट भी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की तो ये आपका टॉल होता है। देखो सुपीरियर कौन है आपका, यहाँ पर ये सुपीरियर है आपका एक पर्सन, इसके अंदर 2 पर्सन आए हैं, देन अगेन वो आपके 3 पर्सन। सिमिलरली यहाँ पर आपका सुपीरियर एक पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं लोग, 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम आपके कितने लोग हो सकते हैं, 6 सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं आपके अंडर। क्लियर है? चलिए देखो, अगर हम टोटल प्रिंसिपल 17 के 17 आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लेक्चर में हम 10 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग के 7। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप चेंजेस करते रहो, है ना, चेंजेस अडॉप्ट करते रहो। जनरली देखा जाता है कि किसी भी बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वेदर इट इज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे आपको लग रहा है कि बिजनेस में या आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आए हैं, तो आप उसी टाइम अपने बिजनेस में या अपने एनवायरनमेंट, अपनी पॉलिसीज में, ये जो भी आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, अकॉर्डिंगली आप भी उनमें चेंजेस लाओ। आप रिजिड होकर काम नहीं करेंगे, आपको क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना क्रिएटिव रहें आप, तो आपको फ्लेक्सिबल होकर काम करना पड़ेगा, वेरिएबल रहना पड़ेगा, डायनेमिक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बेसिकली यही कहता है कि आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा, ना कि रिजिड। क्या कहते हैं, देयर आर कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, इंटरनल एक्सचेंजेस में, जैसे कि आपकी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं या फिर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, वाइल द एक्सटर्नल चेंजेस पर्टेन टू कॉम्पिटिशन, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, दे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डीपली। अब सभी फैक्टर्स का, सभी एस्पेक्ट्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सपोज टेक्निक चेंज हो गई है, बट आप टेक्निक चेंज नहीं कर रहे हो, आप न्यू टेक्निक को अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू योर राइवल्स, एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है ना, या फिर कस्टमर का चेंज हो गया टेस्ट, बट आप उनके न्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप अभी भी ओल्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी चेंजेस अराइज हो रहे हैं, यू हैव टू अडॉप्ट दैट चेंजेस। ठीक है, आप रेजिस्ट नहीं करोगे उस चेंजेस के अगेंस्ट। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी सच एज टू अलाउ चेंजेस इन अ सिंपल मैनर। क्लियर है? देखो जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आपने प्लान ए बनाया, बट आपको दिख रहा है कि प्लान ए के अकॉर्डिंग मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, अपना प्लान बी बना लो। ऐसा नहीं है कि आप प्लान ए पे ही रिजिड होकर रहेंगे, नहीं जी नहीं, मैंने तो ये ऑब्जेक्टिव बनाया था, मेरा तो ये ड्रीम था। नो, आप अपने देखो ना एनवायरनमेंट आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, आप उसे ग्रैब कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको छोड़ दो, क्यों एक ही चीज़ के ऊपर पड़े रहेंगे, है ना। तो सिमिलरली बिजनेस हमेशा डायनेमिक होकर चलता है, कभी भी रिजिड होकर नहीं चलेगा। तो ये आपकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इमेजेस आपको शो कर रही हैं दैट यू हैव टू बी अ डायनेमिक और बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी।
अब फुल क्लैरिटी का क्या मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एक्टिविटीज करनी है, जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल को क्लियर इमेज होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक्सपेक्ट करती है तो क्या करती है, ठीक है ना। अगर उन्हें क्लैरिटी नहीं होगी कि उन्हें करना क्या है बेसिकली, तो वो कभी भी अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सफर करेगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ फुल क्लैरिटी क्या कहते हैं? Every employee in the organization should have the complete information about the objectives of the organization, his activities, authority, and responsibility, so that every individual's work performance remains within the authorized limits. अब देखो, इस पर्सन को पता है कि उन्हें क्या काम करना है, तो डायरेक्टली वो फोकस्ड होकर काम कर रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल फोकस है, वो कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, अपना बिल्कुल पॉइंट पर काम कर रहा है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। क्यों? क्योंकि उसे क्लैरिटी है कि एक्चुअली में उसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। क्लियर? चलिए आज का लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस क्या कहते हैं? देयर शुड बी अ बैलेंस इन द वर्कलोड ऑफ एवरी पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, आपको देखो कई बार ना ऐसा देखने को मतलब मिलता है कि कोई पर्सन ना बहुत एफिशिएंट होता है, ठीक है, सेम डिग्री है, सेम क्वालिफिकेशंस है, सेम एज है, सब कुछ सेम है, बट एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है काम करने में, और एक पर्सन क्या है, सब कुछ सेम चीज़ होने के बाद भी वो एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या, ऐसा देखा जाता है कि जो ज़्यादा काम करेगा ना, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसे काम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और जो पर्सन काम नहीं करता, जो हमेशा नो नो कहता है, उसे आप काम भी नहीं देते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम पोस्ट पर हैं, सेम कैलिबर है, सेम क्वालिफिकेशन है, इवन सेम सैलरी मिल रही है अगर आपको, तो आपका जो वर्कलोड है दैट मस्ट बी इक्वल, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है ना। देखो, अगर आप काम तो अलग अलग करवा रहे हो, बट आप उन्हें सैलरी सेम दे रहे हो, आप उन्हें पोजीशन सेम दे रहे हो। हाँ, अगर आप काम ज़्यादा करवा रहे हो तो आपको पोजीशन भी उन्हें हाई रैंकिंग देनी, प्रमोशंस करते जाओ, या उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो इंक्रीज कर दो। अगर आप सेम सैलरी, सेम बेस के ऊपर काम ऊपर नीचे करवा रहे हो, अनबैलेंस्ड है, अनइक्वल है, तो कहीं ना कहीं वो अनफेयर हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है ये? दिस प्रिंसिपल मीन्स दैट देयर शुड बी अ बैलेंस इन द वर्कलोड ऑफ ऑल द पर्सन्स, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी अलग अलग लोग हैं उनके जो वर्कलोड है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। It should not be happen that a person with more capacity to work is allotted more work. अब जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है काम करने की, आप उसे ज़्यादा काम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। And the others are assigned less work, तो ऐसा भी ना हो। देखो, अगर आप ओवरलोडेड कर दोगे या आप अंडर लोडेड रखोगे ना अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को, तो दोनों सिचुएशंस क्या आपके लिए प्रूव होंगी, हार्मफुल होती हैं, ठीक है। हेंस ऑल द पर्सन शुड असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का यहाँ पर देखो मतलब ये है कि अगर आपकी रैंकिंग है, पोजीशंस है, सैलरी है, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप सेम इक्वालिटी रखो। क्लियर है? अब देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके अंदर कैलिबर बहुत ज़्यादा है, आप हर काम टू द पॉइंट कर रहे हो, टाइमली बेसिस पर कर रहे हो, कभी आपको मतलब शिकायत का मौका आप देते नहीं हो टीचर्स को, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि आपने 5 असाइनमेंट्स बनानी है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, टोटल असाइनमेंट्स आपकी सपोज हम 5 मार्क्स की बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि यह छोड़ो, क्वेश्चन पेपर आया, आपके पास चॉइसेस होते हैं कि ये यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर रहा है उसे भी अकॉर्डिंग नंबर मिल रहे हैं। सपोज टोटल मार्क्स आपके 10 के, 40 मार्क्स मिल गए 4 क्वेश्चंस पे। अब मैं बोलती हूँ कि आपको 40 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो ये कहाँ का मतलब इक्वालिटी हुई? नहीं ना। सेम पर्सन, सेम क्लास का बच्चा, सेम फीस पे कर रहे हैं, तो वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 40 मार्क्स ले रहा है मैक्सिमम, ठीक है। और आपको बोला जाए कि आप तो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तब आपको पॉसिबिलिटी कि 40 मार्क्स गेन कर पाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही बोला जाता है कि आपको बैलेंस बनाकर रखना है जो भी आप वर्क को डिवाइड करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखो डिस्कस किए हैं बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट किया हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, second one is principle of specialization, then principle of coordination, and then principle of parity of authority and responsibility, principle of absoluteness of responsibility, principle of exception, principle of span of control, principle of flexibility, principle of full clarity, and the 10th one is principle of balance, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हम 10 ही डिस्कस करने वाले हैं, अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपके रिमेनिंग वाले लेक्चर्स हैं,
ठीक है, रिमेनिंग जितने भी आपके प्रिंसिपल्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई टॉपिक अलग से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।